हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम सीईटी एग्ज़ाम पेपर जो कि 27 सितंबर 2024 को शिफ्ट 2 में आयोजित हुआ था, उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशंस आज करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले मैं शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 जो कि 28 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी, 28 तारीख के एग्ज़ाम में शिफ्ट 4 वाली मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखें और सीईटी 12th वाले स्टूडेंट ज़रूर देखें इन वीडियो को, क्योंकि ये आपके आने वाली एग्ज़ाम जो कि 22, 23, 24 अक्टूबर को है सीईटी 10+2 वाली, तो उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। इसी प्रकार शिफ्ट 3 के सॉल्यूशन भी मैं करवा चुका हूं, जिसमें कि मैथ्स रीजनिंग का मैंने फुल सॉल्यूशन बताया है। और इसी प्रकार आज हम चलते हैं हमारे 27 तारीख को जो आयोजित हुई थी एग्ज़ाम शिफ्ट 2 में, उसका पेपर का सॉल्यूशंस करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि स्टूडेंट हैं वो इन सॉल्यूशंस को पता कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सके। और मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ये अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से है, और इसको आप स्कैन कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप सर्च कीजिए तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिससे कि हर तरह की अपडेट जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट टू पॉइंट पर आते हैं। तो हम मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो इस सेकंड शिफ्ट के पेपर में हम बात करें मैथ्स रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन 14th क्वेश्चन से स्टार्ट है। कौन से क्वेश्चन से हैं? 14 क्वेश्चन से हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया हम देखते हैं। ये देखिए कि 11 अवलोकनों का औसत कितना है 50 है, और पहले 6 अवलोकनों का औसत कितना है 40, और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत 55 है। तो हमें छठवां अवलोकन यानी कि जो मिड का अवलोकन है उसे पता करना है। तो टोटल हम ज्ञात करें तो अब 11 अवलोकनों का औसत कितना है 50 है, तो हम क्या करेंगे 11 × 50 कर लेंगे, जिससे कि हमें टोटल पता चल जाए। और टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा 550, कितना आ जाएगा 550 हमारे पास में टोटल वैल्यू हो गई। अब पहले 6 अवलोकनों की हम बात करें, फर्स्ट से 6 की हम बात करें, तो यहाँ से टोटल है वो कितना हो जाएगा, 6 अवलोकन हैं और उनका औसत कितना है 40 है, तो कितना हो जाता है 240, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें अंतिम 6 अवलोकनों की, अंतिम 6 अवलोकन यानी कि टोटल 11 अवलोकन हैं, तो हम अंतिम 6 कौन से हो जाएंगे, 6 इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। और कितना है 55 है, तो 6 को हम कर देंगे 55 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 330, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, 240 को और 330 को, किसको 240 को और 330 को हम टोटल कर लेंगे, और उसमें से हम 550 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि छठवां अवलोकन इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसे एक बार ही काउंट करना है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी वो हमारे पास में आंसर होगा। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाता है 570 हो जाता है, और 570 में से हम करेंगे 550 को माइनस, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर आएगा 20, तो 20 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी सॉल्यूशंस हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसके कोई भी डाउट है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर उसमें हर तरह की अपडेट पा सकते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड फुल अपडेट है आपको मिल जाएगी। और आप यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोज़ इस पर रेगुलर वीडियोज़ डाली जाती है, और इन टॉपिकों को मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। इसके बाद में हम चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कमरा है जो कि 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, और हम बात करें 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें, इसमें रखे जा सकने वाले। तो एक तरीके से क्या है, घनाभकार है, हम बात करें क्या है, घनाभकार है ये, ठीक है। और हम बात करें घनाभकार हो जाता है, ये घनाभ की शेप में है, ठीक है। कमरा है तो घनाभ की शेप में होगा। इसमें हम बात करें लेंथ 12 मीटर, 9 मीटर चौड़ाई है और 8 मीटर ऊंचाई है, तो हम इसमें रखने जा सकने वाले डंडे का मतलब इसमें विकर्ण पूछा है, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, हम करेंगे 12 का स्क्वायर, और विड्थ का स्क्वायर यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर, और हम करेंगे ऊंचाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ 9 है, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर, और ऐसे सॉल्यूशंस करने पर कितना आ जाता है 289, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ये है 17 का, तो 17 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कहा गया है कि एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ में 660 मीटर है। यदि पथ की चौड़ा 14 मीटर चौड़ा है तो इसकी बाह्य परिधि हमें ज्ञात करनी है। एक तरीके से मैं बात करूं आपको तो ये क्या हो जाता है, ऐसे एक वृत्त बना हुआ है और इसके चारों ओर एक वर्तुलाकार क्या है, पथ है। और इस पथ की चौड़ाई की मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये आ जाती है 14 मीटर। कितनी? 14 मीटर। अब हमें परिधि दी हुई है ये अंदर वाली वृत्त की, तो अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। और त्रिज्या के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, 2 r बराबर 660। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में है क्या आ जाएगा, 22/7 हो जाएगा, इनटू में r है इज इक्वल टू में 2 से डिवाइड करेंगे 330 हो जाएगा। ठीक है, 22 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, 15, यानी कि r का मान हमारे पास में आ गया। r की वैल्यू कितनी आ जाती है, 105। ठीक है, यानी कि अंदर वाली जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 105 है। और हमसे पूछा क्या है कि बाह्य परिधि की त्रिज्या, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें चाहिए। तो 115 में हम कर देंगे 14 प्लस, तो आंसर आ जाएगा हमारा 119 मीटर। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशंस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ऑप्शन टिक करने वाले आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर मेरा उद्देश्य ये है कि आप CET जब 12th वाला एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन वीडियो से मिलेंगे आपको। तो ठीक है, वो ऐसे छपेंगे, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 17 क्वेश्चन। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा तो 400 रुपये में बेचा। अगर वह 10% लाभ कमाता तो कितने में बेचना पड़ता। तो 20% हानि में बेचा है, यानी कि वैल्यू कितनी है, 80% में ठीक है, 80% किसके बराबर है, 400 के बराबर है। और आपने अगर SI CI लाभ परसेंट हानि परसेंट की वीडियो नहीं देखी अभी तक तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए। YouTube चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और कौन सा चैनल है, यही अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है। 80% की वैल्यू हो गई तो 1% की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 400/18 इंटू, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए ये देखना है, 10% लाभ 10% कब होगा, जब 100% हम क्रय मूल्य मानते हैं तो 10% एक्स्ट्रा करेंगे, कितना हो जाता है, 110। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस करने पर कितना, 80 से ये कितनी बार, 5 बार चला गया, तो ये कितना हो जाता है, 550, यानी कि 550 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपके किस शिफ्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, कौन सी, शिफ्ट 4th का सॉल्यूशंस मैं बता चुका हूँ, और साथ ही मैं बात करूँ शिफ्ट 3rd का सॉल्यूशंस मेरे द्वारा बता दिया गया है मैथ्स रीजनिंग का, तो आप ज़रूर इसको वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब 17 क्वेश्चंस के बाद में हम चलते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन है जो कि मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ आ जाता है 59 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या कहा है कि 9, 28, 65, 126 है, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी। तो 9 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब है। क्या लिखा हुआ है, 2 का क्यूब प्लस 1 है। फिर आ जाता है 3 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 हो जाता है, 3 का क्यूब 27 और 1 28 हो जाता है। इसी प्रकार 4 का क्यूब प्लस 1 करेंगे हम 65 हो जाता है, 5 का क्यूब प्लस 1 करेंगे 126 हो जाता है। अब हमें करना होगा 6 का क्यूब प्लस 1, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 217। ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 60 क्वेश्चन है। 60 में क्या कहा गया, वही रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है, और इसमें क्या है कि दिए गए समूह में अन्य समूह पहचानना है हमें। तो यहाँ देखें तो ओ वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है, 15 पर, और ई आता है 5 पर, और 5 का डिवाइड करने पर आ जाता है 3। ठीक है, इसी प्रकार सी ऑप्शन में देखें तो एक्स आ जाता है 24 पर, और एल का 12 का डिवाइड करेंगे हम 2 आ जाता है। ठीक है, डी में देखेंगे तो ये क्या आ जाता है, 10 पर आ जाता है, 2 का डिवाइड करेंगे 5 आ जाता है। लेकिन यहाँ पी आ जाता है 16 पर, और एच आता है 8 पर। आना चाहिए 2 ही है, जबकि यहाँ क्या आया है, 3 आया है, इसलिए क्या हो जाता है, बी इज़ राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम 60 क्वेश्चन के बाद में हम बात करें तो 72 क्वेश्चन, कौन सा है,
72 क्वेश्चन है जो कि हमारे मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड है। 72 में कहा गया है 11 से 70 तक कुल कितनी संख्याएं जो कि 7 से पूर्णतः भाज्य होंगी लेकिन 3 से अभाज्य होंगी। तो 11 से 70 तक, पहली बात हम बात करें 7 से विभाजित होने वाली संख्या 70 तक तो कितनी हो जाती हैं? 70 तक हम बात करें 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। ठीक है, 10 संख्याएं होंगी। अब 10 में से भी एक 7 है जो कि 11 से पहले आ गया, यानी कि हमारे पास में टोटल कितनी संख्याएं? 9 संख्याएं बची हैं जो कि क्या होंगी? 7 से विभाजित होंगी। अब हमें उसमें से 3 से विभाजित वाली संख्याएं भी हटानी है। तो 3 से विभाजित आने वाली संख्या क्या करेंगे हम? 7 और 3 का मल्टीप्लाई है, वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या करेंगे? जैसे कि 21 हो गया, और हम बात करेंगे इसमें 42 हो गया और 63। ये 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि क्या होंगी? 3 से विभाजित होंगी। तो हमें इनको क्या करना है? क्रॉस करना है। तो हमारे पास में 9 संख्याएं थी टोटल, उनमें से 3 माइनस चली गई, तो कितनी संख्या? 6 संख्याएं हमारे पास में बची है। ए इज़ राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। आपको जैसी भी कोई भी शिफ्ट में आपने जिसमें पेपर दिया है उसमें कितने नंबर आ रहे हैं आपको, ये ज़रूर आप बताएँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। तो 73 क्वेश्चन हैं, उसमें क्या कहा गया है कि ये शब्दावली दी हुई है, इनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करने पर EXC तक तो एज इट इज़ है, आपको दिख रहा है। उसके बाद में हम बात करें तो इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ क्या आ जाता है? P है, यहाँ I है, तो ये लास्ट में आएगा। D और B तो लास्ट में आएगा। ये समझ में आ गया हमारे, D और B लास्ट में आएगा। अब इनमें से देखें हम तो CE तक सेम है, PS यानी कि A वाला क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा और C बाद में आ जाएगा। तो ACD भी हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि A आंसर का हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल था नहीं है। अब हम चलते हैं 74 क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, कि क्या कहा गया? फूल लाल और फल है, इनको किस प्रूफ में हम दर्शा सकते हैं? तो हम जानते हैं कि फूल फल नहीं हो सकता, लेकिन फूल लाल भी हो सकता है और फल लाल भी हो सकता है। यानी कि हम बात करें तो ये क्या है? ये रेड को अगर शो कर रहा है, ठीक है, तो क्या करें हम? ये क्या कर रहा है? अगर रेड को शो कर रहा है, यानी कि ये क्या है? रेड है। तो हम बात करें, यहाँ फूल भी हो सकते हैं और फल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फल हो जाते हैं और ये फूल हो जाते हैं। तो कभी भी फूल फल नहीं हो सकता, जबकि लाल हो सकता है। लाल फल भी हो सकते हैं और फूल भी हो सकता है। तो ये वाली जो भी डायरेक्शन कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, 74वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 78 क्वेश्चन। कौन सा है? 78 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बस ओनली माइंड का प्रयोग करना है इसमें। जो कहा गया है अगर ऐसा ही किया आपने तो बिल्कुल आप सही राइट आंसर पर जाओगे। कि क्या दिया गया है कि ऊपर दिए हुए क्रम में जो यहाँ दिया हुआ है 628, 429, 183, 249 और 416, इसमें क्या कहा है? बाएं से तीसरे स्थान की संख्या। तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से तीसरे स्थान की संख्या कौन सी हो गई? 183 हो गई। ठीक है, उसके इकाई का अंक, तो यहाँ से इकाई का अंक कौन सा हो जाता है? 3। तो 3 हमने लिख लिया। फिर क्या कहा गया है? वह दाएं से चौथा, अब राइट हैंड से हमें चलना है। दाएं से चौथा यानी कि 1 2 3 4, तो कौन सा हो जाता है? 429 है, उसमें दाई का अंक। तो 429 में दाई का अंक कौन सा है? 2 है और 2, तो इन दोनों का योग, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ राइट से तो जो चौथी संख्या है उसका दायां अंक, और साथ में हम करें लेफ्ट से तीसरी संख्या का इकाई का अंक का योग हमसे पूछा था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये कौन सा? 79 क्वेश्चन। 79 में क्या कहा है? सुशीला भूमि की नानी संगीता का दामाद है। तो ये क्या, हम एक तरीके से ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? सुशीला क्या है? भूमि की नानी। यहाँ क्या है? भूमि है। ठीक है, भूमि है, उसकी नानी यानी कि इसकी कोई माता होगी और उसकी भी माता होगी। वो कौन है? संगीता है। कौन है? संगीता। समझ में आ गया? ठीक है, ये नानी हो गई, तो भूमि की नानी हो गई। का दामाद है कौन? सुशील। यानी कि सुशील कौन है? भूमि की नानी है संगीता, उसका दामाद है। और इसका दामाद का मतलब माता का क्या? पति, यानी कि ये क्या हो जाता है? सुशील।
ठीक है, इसका दामाद हो गए। अब क्या कहा गया, रवि भूमि की माता का, रवि कौन है, भूमि की माता है, उसका एकमात्र दामाद है, यानी इसका पति कौन है, रवि है। ठीक है, अब क्या पूछा है हमें, रवि का संगीता से संबंध पूछा है, तो इसकी बेटी की बेटी का पति हो गया है, और बेटी की बेटी का पति ना अंकल हो सकता है, ना ब्रदर इन लॉ हो सकता है, ना पौत्र हो सकता है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा पौत्री का पति। ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 79 के बाद में हम डायरेक्ट चलेंगे, 79 क्वेश्चन के बाद में आएगा आपका 129 क्वेश्चन। कौन सा, 129 क्वेश्चन है जो कि मैथ्स रीजनिंग से हैं। कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, 129। ठीक है, 129 क्वेश्चन ये रहा। हाँ, इसमें क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ है, टी, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, THRAT, ठीक है, इसकी जगह पे लिखा हुआ है 289512। तो इनका हमें क्या चाहिए, वर्णमाला का क्रम पता होना चाहिए। ये क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। हम बात करें तो इसका नंबर कितना आ जाता है, 20 हो जाता है। ये 8 होता है, और इसकी हम बात करें तो क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। ये 5 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है। अब इनकी जगह क्या हुआ है, इनमें प्लस लगा दिया। ठीक है, यानी कि 2 + 0 करेंगे तो 2 हो जाता है, 8 है, 8 एज इट इज़ रहेगा। 8 + 1 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। 5 का 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 + 0 2 हो जाएगा। तो देखो ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, 289512। तो इसी प्रकार हमें ब्रिज जो स्टोन है ये दिया हुआ है, इसमें भी यही तरीका से लिखना है। बी क्या हो जाता है, 2, तो 2 एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद में आर कितने पर आता है, 18 पर आता है, उसकी जगह लिखेंगे हम 9। और आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, तो 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद में डी 4 पर आता है, तो 4 लिख देंगे। जी कितने पर आता है, 7 पर आता है, तो 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद में ई 5 पर आता है, और एस कितने पर आता है, 19, यानी कि 9 और 1 10, क्या हो जाता है, 1 लिखेंगे। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, 299475, 299476 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला ए ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा राइट हो जाता है। कौन सा, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद में 129 के बाद में हम आते हैं सीधे 130 क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ, 130 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि अमर अकबर विपरीत दिशा में चलना शुरू किया है। इन दोनों ने क्या किया, विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर, यहाँ 24 चला। उसके बाद में क्या चला, अकबर 7 किलोमीटर चला है, यहाँ से 7 किलोमीटर अकबर चला है। और उसके बाद में क्या कहा गया है कि अमर बाएं मुड़ता है, तो इसका लेफ्ट हैंड क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है। तो यहाँ 7 किलोमीटर चला है, यहाँ 7 चल गया। और हम बात करें अकबर दाएं मुड़कर 24, तो इसका राइट हैंड ये हो जाता है, ये 24 चला है। अब पूछा है कि मूल बिंदु से दोनों की दूरी क्या है, तो ये वाली मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी। और हम जानते हैं एक ट्रिपलेट बनता है 7, 24, 25, तो आंसर क्या हो जाता है, 25 है। इसमें सोचने वाली बात भी नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, और 131 में क्या कहा गया है कि ABCDEF है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, E और F है वो केंद्र में है, तो 6 पोजीशन से एक तरीके से हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मिड में क्या है, E और F हैं, तो E और F को हम कहीं भी बैठा दिए, फिर बाद में देखेंगे। तो मिड में हो गए। उसके बाद में क्या गया, A और B क्या है, छोर पर। अब हमें पता नहीं है A किधर के छोर पर है और B किधर के छोर पर है, लेकिन ये कहा गया है A के ठीक बाएं स्थान पर C है। अगर A को हमने यहाँ बैठा दिया, इस छोर पर बैठा दिया, तो A कहाँ, यहाँ C नहीं आ सकता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, जिसके बाएं सी हो जाएगा, और बी इस छोर पर आएगा ही आएगा। अब बचा क्या है हमारे पास में, ओनली क्या बचा है, डी बचा है, डी लिख देंगे हम। अब क्या पूछा है, बी के दाएं, तो बी के दाएं स्थान पर ठीक कौन बैठा है, डी, तो डी हमारा राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम चलते हैं 132वें क्वेश्चन की तरफ। तो 132वें में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इसको WOUNDS, इसको क्या लिखा है इसने, DNOSUW। तो इसने क्या कर दिया, जैसे कि ये 23 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 21 है, ये 14 है, ये 4 हो जाता है, ये 19 हो जाता है। इसको वर्णमाला के सही क्रम में जमा दिया, यानी कि जैसे कि 1 से 26 तक, 1 से 26 तक, जैसे कि 4, 14, 15, इस तरीके से। तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ ऐसे ही करेंगे। तो AL है, दिख रहा होगा आपको साफ,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए है तो ए 1 पर आता है, तो ए स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। उसके बाद में क्या है, कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, जी आ जाएगा जो कि 7 पर है, फिर एच आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, उसके बाद में हम बात करें एल आ जाएगा, MTY। तो ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वर्णमाला का क्रम आपको याद होना चाहिए, क्रम याद है तो आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और 132 है, उसके बाद में हम बात करेंगे 133 की। कौन सा 133 है, तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए आप, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था रीजनिंग का। यहाँ ये आकृति बनी हुई है, फिर इसमें क्या किया, पार्टीशन कर दिया। तो यहाँ जब गोला बना हुआ है तो इसका भी हम पार्टीशन कर देते हैं और सारा पार्ट किया है, देखो यहाँ यूँ यूँ यहाँ, यानी कि 4 रेखाएं बनाई हैं। तो यह कौन सा ऑप्शन है, आपको बी राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन दिया ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब 133 के बाद में हम सीधा आते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, 134। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल मैथ का एक अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा क्वेश्चन एक तरीके से हम कहें। एक भिन्न है इसके अंश को, तो भिन्न हमने मान लिया कि क्या है, x/y है। ठीक है, अब अंश को कितना 15% बढ़ा दिया, तो 15% बढ़ाने का मतलब है x का क्या कर दिया, 115 कर दिया x को, तो और बटा 100 लिखो तो लिखो, नहीं लिखो क्योंकि नीचे भी कट जाना है। उसके बाद में हम क्या करें, y को 8% घटा दिया तो कितने बचेगा, y 92% बचेगा, ये हो गया 100। और इनका मान कितना है, 15/16। तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका हम बात करें तो 23 का डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चली एक वैल्यू कि 5x अपॉन में 4y इज़ इक्वल टू में 15 अपॉन में 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 3 हो जाता है और 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 हो जाता है। तो हमारे पास में भिन्न क्या आ गई, 3/4। सी हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद में हम करें 134 के बाद में है 135। 135 में क्या कहा गया है कि अमित, सुमित और विनय है जिसने 2800 को धनराशि को 5:6:3 किस अनुपात में, 5:6:3 है, उसमें डिवाइडेशन कर रखा है। अब प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये और जोड़ दें तो उनका क्या हो, उनका जो अनुपात है वो क्या होगा। तो हम बात करें 28, यानी कि 2800 में हम भाग देंगे, यानी कि एक के बट में कितना आया है ये पता करेंगे। तो इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल कितना हो जाता है, 5 और 6 11 3 14। तो 14 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाती है, 200 आ जाती है। 1 की वैल्यू क्या है, 200। अब हम क्या करेंगे, या तो इनका मान निकालें आप, उसके बाद में उसमें 200 प्लस करें तो हमारे पास में अनुपात आएगा। लेकिन हम समझ रहे हैं यहाँ भी 200 है और 200 ही हमें ऐड करने हैं, तो क्यों ना हम इस अनुपात में ही +1 कर दें। तो यहाँ अनुपात में +1 करेंगे तो ये 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है और ये 4 हो जाता है। बहुत बिल्कुल समझने वाली बात थी इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सी हमारे पास में राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 135 के बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है मैथ्स रीजनिंग का, वो है 144। कौन सा है, 144 क्वेश्चन है। तो 144 ये रहा आपका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन दिया था, यानी कैलकुलेशन भी नहीं करने को दी, मैं तो ये मानता हूँ इसमें। और अच्छा क्वेश्चन आया कि यदि 7.5% वार्षिक ब्याज दर 8 वर्षों के लिए 7500 साधारण ब्याज देता है, 7500 रुपये का साधारण ब्याज देता है, और धनराशि पर कितना 2.5% अगर बढ़ा दिया जाए 8 वर्षों का, तो साधारण ब्याज क्या होगा। एक तरीके से हम देखें तो 7.5 × 8 करें 8 वर्षों का, तो वह 60% ब्याज दे रहा है। अपनी मूलधन राशि का कितना 60% ब्याज वह दे रहा है, और वह 60% ब्याज है वो आपको पता है किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वह 2.5% और बढ़ा देंगे तो वो कितना ब्याज देगा। 2.5% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा 10%, और 10% को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वह अब देगा 80% ब्याज। ठीक है, जबकि उसने कितना दिया था 60%, अब देगा 80%। तो हमारे पास में जब 7500 वैल्यू किसकी है 60% की, और हमें वैल्यू चाहिए 80% की, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद में क्या करें, ये 2 से 3 बार, ये 4 बार,
3 से कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और 2500 इंटू 4 कितना हो जाता है 10,000। तो 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। कौन से, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ज्वाइन करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको हर तरह की अपडेट है इस पर मिल जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है, कब एग्ज़ाम होगी, यहाँ तक कि प्री डिफाइंड पहले की बातें हैं वो भी आपको बता दी जाती हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसमें कि जैसे कि कोई भी वैकेंसी है वो कितने पदों पर निकलने वाली है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। और CET 10+2 वाले स्टूडेंटों के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एज इट इज़ क्वेश्चंस छपेंगे। क्वेश्चंस क्या होंगे, एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं वो छपने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। पूरा सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिया है हर क्वेश्चन का, जो कि, और यहाँ तक कि मैंने बात करूँ सेकंड शिफ्ट का, ये सॉल्यूशंस हो गया। फोर्थ शिफ्ट का मैं बता चुका हूँ, और यहाँ से थर्ड शिफ्ट का भी मैं सॉल्यूशंस बता चुका हूँ। तो सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये फुल सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है यूट्यूब चैनल पर। तो इसी अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, इस पर देख लीजिएगा। ये शिफ्ट थर्ड का है, जैसे कि शिफ्ट फोर्थ का। तो आज की क्लास है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। ये शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन है जो मैंने अभी आपको बता दिया, मैथ्स रीजनिंग का, ठीक है, जो कि 27 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कैसी आपको वीडियो लगी ये ज़रूर आप कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।